बच्चों, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो कहता है एपी का पहला पद 22, अंतिम पद -6 है, सभी पदों का योग 64 है, तो एपी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, सार्वंतर भी ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहला कार्य हमारा है कि जो ए है उसे प्रथम पद मानना है, प्रथम पद जो कि हमारे पास 22 दे रखा है। अंतिम पद यानी कि ए एन क्या दे रखा है, वो दे रखा है -6, और एस एन हमारे पास क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, 64 दे रखा है। तो हमारे पास एस एन का फॉर्मूला होता है n/2। जब पहला पद और अंतिम पद दे रखा हो तो उसमें होता है पहला पद प्लस अंतिम पद, तो एस एन क्या है, 64 है, n/2, और ए का मतलब होता है 22, एन का मतलब ये हमारे पास -6 दे रखा है, तो यहां से क्या हो जाएगा 64 एन, और इसमें से ये आ जाएगा 16 भाग 2, कटने के बाद ये 8 आ गया, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 64, 8 गुना में था तो भाग में चला गया, 8 8 64, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 8 आ जाएगी, तो हमारे पास एन 8 आ गया। तो ए एन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें डी भी निकालना है, वो होता है ए प्लस n-1 डी, तो ए एन की वैल्यू कितनी है -6 है, और ए की वैल्यू 22 है, प्लस एन की वैल्यू 8 है, ये तो 7 डी हो जाएगा। इधर हम इसको दूसरी साइड लेके जाते हैं तो ये -28 हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा 7 डी, तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी -28, 7 गुना में था तो भाग में ये -4, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई -4, और एन की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाती है। अब क्वेश्चन नंबर है 27, कहता है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। दिया गया है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, हम इसको मानेंगे विरोधाभास से, तो मान के चलते हैं, माना कि जो 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या है तो परिमेय को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होते हैं, वो पूर्णांक होते हैं, और q हमारा क्या होगा, नॉन जीरो। हम pq को क्या मानते हैं, pq सहभाज्य है, सहअभाज्य। सहभाज्य का मतलब होता है, सहभाज्य का मतलब है HCF है जो महत्तम समापवर्तक PQ का, वो 1 आएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारे पास 3 + 2 वर्गमूल 5 उसको हमने p/q के रूप में लिखा। अब हमें 3 को दूसरी साइड लेके जाने की आवश्यकता है, तो क्या हो जाएगा 2 वर्गमूल 5 हमारे पास क्या होगा p-q -3। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 वर्गमूल 5 हमारे पास क्या होगा p-3q/q, और 2 भी यहाँ गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, p-3q भाग 2q। अब देखिए, वर्गमूल जो 5 है वो अपरिमेय दिया हुआ है, अपरिमेय दिया है, और हम जानते हैं कि p, q, 2 और 3 क्या है, पूर्णांक है, और सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय होते हैं, ये परिमेय होते हैं। और हम जानते हैं कि जो परिमेय को जोड़ दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए परिमेय से, तो सबका मान परिमेय आता है। और यहां तक कि जो परिमेय को भाग कर दिया जाए परिमेय से, और वो परिमेय क्या हो, नॉन जीरो, तो उसका भी आंसर परिमेय आता है। तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि p-3q भाग 2q सब क्या है, परिमेय है, सब क्या है, परिमेय। परंतु और हमारे पास वर्गमूल 5 क्या है, अपरिमेय है, और हमने
पढ़ा है कि जो परिमेय है वो क्या होता है, अपरिमेय के कभी भी बराबर नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब 5 वर्गमूल 5 बराबर नहीं होगा p-3 भाग 2q के। तो इसका मतलब यानी कि 3 + 2 वर्गमूल 5 बराबर नहीं होगा p/q के। जब कोई चीज p/q के रूप में नहीं लिखी गई तो वो क्या होगी, यहां से हमारा मानना क्या होगा, गलत हो गया कि हमने इसको परिमेय मानना था। तो ये क्या होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए बच्चों कि हमारे पास जो प्रश्न संख्या 28 है उसके 2 अथवा में भी दे रखा है। कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी कि नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु पर डिपेंड है, क्योंकि सोनू की जितनी आयु होगी उसकी 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। जब भी आयु वाले क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो आपने वर्तमान आयु मानना है। तो मान के चलना है, माना जो नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x वर्षों में मानना भाई, वर्ष है। तो इसी तरह कौन है, सोनू, सोनू की वर्तमान आयु हमारे पास y वर्ष हो जाएगी। देखिए अब बात आती है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले की बात कर रखा है, यहाँ नहीं कि यहाँ से भी पता चल जाता है था थे थी। आज हम अगर 15 वर्ष के हैं तो 5 वर्ष पूर्व हम क्या थे, 5 साल हमारे घट जाएंगे, यानी कि 15 में से 5 गया तो 10 साल के होंगे। तो इसी तरह 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगी, x है तो उसमें से 5 घट जाएगा, यह आ जाएगा वर्ष। और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु वो क्या होगी, y में से भी 5 घटा जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, वर्ष आ जाएगा। तो अब प्रश्नानुसार क्या होगा कि जो नूरी की आयु किस पे डिपेंड है, सोनू पे। सोनू की आयु क्या है, जितनी है उसका 3 गुना होगी, क्योंकि यहाँ 3 गुना दे रखा है। तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 5, ये 3y, और ये आ जाएगा -15। यहां से y x वालों को इकट्ठा, बिना x वालों को इकट्ठा कर लेंगे, तो x - 3y बराबर -10। ये समीकरण हमारा 1 आ जाता है। अब दूसरी बात क्या कहता है कि 10 वर्ष पश्चात, देखिए 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या है, नूरी की आयु आज अगर आपकी आयु 15 वर्ष है तो 10 साल बाद आपकी कितनी आयु हो जाएगी। जब गागेगी आता है तो उसमें जुड़ता है, जब था थे थी आता है उसमें आयु में घटते हैं, जितने वर्ष पश्चात या पूर्व की बात करते हैं। तो यानी कि x + 10 ये वर्ष उसकी आयु हो जाएगी। तो सोनू की कितनी हो जाएगी भाई, सोनू की हो जाएगी y + 10 वर्ष। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है कि जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी सोनू की आयु, अब इसको सोल्व करते हैं तो x + 10 बराबर 2y प्लस का 20 आ जाएगी। यहां से x - 2y बराबर 10 आ जाएगी, समीकरण 2। और समीकरण 1 क्या था, x - 3y बराबर का -10, ये समीकरण 1 था। अब इसको क्या करते हैं, हम विलोपन विधि का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, जोड़ घटाएंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, तो ये तो कैंसिल आउट,
यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 और 10 20 आ जाएगी। y बराबर 20 को समीकरण 1 में रख लो। समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं तो समीकरण 1 क्या है हमारा, वो है x माइनस 3 गुणा 20 बराबर है माइनस का 10। ये क्या हो जाएगा, x माइनस 60 बराबर है माइनस के 10। तो x क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का 50 बच जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा कि जो इनकी आयु है वो हमारे पास है नूरी की 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष मिले। अब अथवा वाला क्वेश्चन देख लीजिए। जो अथवा वाला है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए, 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा क्या है, 155 रुपए है। नियत भाड़ा हुआ प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। देखिए हमारा यहाँ ये बताना चाहता है कि हमें लेकर क्या चलना है। देखिए मान के चलना है, माना नियत भाड़ा, नियत x भाड़ा है, वो नियत भाड़ा x रुपए है और प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर भाड़ा वो हमने मान लिया y रुपीज के लिए भाड़ा कितना लिया, 105 रुपए। कैसे बनेगा, देखिए नियत आपने टैक्सी में बैठे उसका चार्ज उसने फिक्स कर दिया, फिर 10 किलोमीटर चले उसके लिए प्रति किलोमीटर y रुपीज लेता था, तो 10 गुणा y बराबर हो गया 105। ये समीकरण 1 आ गया। इसी प्रकार से हमारे पास क्या है कि जो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा, वो लिया 155 रुपए। तो कैसे होगा, टैक्सी में बैठे वो फिक्स का आपका लग गया और फिर 15 किलोमीटर के लिए प्रति किलोमीटर वाई है तो 15 गुणा वाई हो जाएगा। टोटल भाड़ा हो गया 155। ये समीकरण 2। समीकरण 1 को इसके पास रखिए। अब क्या है हमारे पास x एक जैसा है तो घटाएंगे, ये तो माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये तो कट गया। 15 में से 10 गया तो 5y, ये 155 में से 105 गए तो 50। y का क्या हो गया हमारे पास, y का मान आ जाता है 50 भाग 5, कटने के बाद कितना आ जाएगा 10। तो y बराबर 10 को समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखा, x प्लस 10 गुणा 10 बराबर 105, x प्लस 100 बराबर 105। x का मान कितना आ गया, 105 में 100 गया तो 5। तो नियत भाड़ा हमारा 5 रुपए है और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमारा 10 रुपए है। तो अब कहता है 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना होगा। 25 किलोमीटर के लिए देखिए x तो बैठने का किराया और 25 गुणा y ये आ जाएगा। तो x का मान 5 प्लस 25 गुणा 10, ये 250 प्लस 5, 250 और 5 कितना हो जाएगा 255 रुपए। ये आपका किराया लगेगा। क्लियर। देखिए यहां कहा है केंद्र O और बाहरी बिंदु P वाले एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई है। देखिए ये यहां पे मिसप्रिंट है, यहां T दे रखा है उसने, ये T दिया हुआ है। तो TP और TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि जो PTQ खींचा गया है जो कोण है वो कोण OPQ
ये हमारे पास बाह्य बिंदु टी है। यहाँ ये इसको टच होके गया है। ये बिंदु ओ है। यहाँ से ये इसकी P और Q त्रिज्याएं हैं। ये कहता है PTO, ये जो कोण है ये कहता है O, यहां से ये कहता है OPQ इसके दुगने के बराबर है। ये वाला किसके बराबर है? इसके। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। ओ वृत्त का केंद्र, टी बाहरी बिंदु, PT TQ स्पर्श रेखाएं, अब क्या है कि हमारे पास ये तो दिया है, सिद्ध करना है कि जो कोण PTQ है वो बराबर है 2 टाइम OPQ। देखिए उपपत्ति, देखिए हम जानते हैं कि बाहरी बिंदु पर स्पर्श रेखाओं द्वारा बनाए कोण एवं त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर बने कोण क्या होते हैं? समपूरक होते हैं। देखिए ये त्रिज्याओं द्वारा कौन सी? जो स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या बनती है केंद्र द्वारा उनका, यानी कि जो कोण ये है और ये है, इन दोनों का जोड़ कितना होगा? हमारे पास 180 डिग्री हो। यानी कि जो कोण है PTQ प्लस कोण POQ दोनों का जोड़ 180 होगा। यहां से कोण जो POQ है वो क्या होगा? 180 माइनस कोण PTQ। ये समीकरण हमारे पास एक आ जाता है। तथा जब हमारे पास OP बराबर OQ है, क्योंकि त्रिज्याएं हैं, तो इसका मतलब जो त्रिभुज होगी OPQ वो क्या होगी? समद्विबाहु है। समद्विबाहु है तो इसका मतलब क्या होगा? जो कोण POQ प्लस कोण OPQ प्लस कोण OQP बराबर 180 है। ये दोनों कोण क्या होंगे? जो समद्विबाहु है तो इसका मतलब कोण OPQ बराबर होगा कोण OQP। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कोण POQ प्लस 2 टाइम OPQ बराबर 180। इसको उधर ले जाओ, कोण POQ बराबर हो जाएगा 180 माइनस 2 कोण OPQ।
ये समीकरण 2, 1 और 2 की तुलना करने पर 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, दोनों जब इनके लेफ्ट साइड बराबर हैं तो राइट साइड भी क्या होंगी, 180 माइनस पी टी क्यू बराबर होगा 180 माइनस 2 कोण ओ पी क्यू। तो 180 से 180 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, कोण पी टी ओ बराबर आ जाएगा 2 कोण ओ पी क्यू। क्लियर है। 30 है, वो कहता है साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 कोस 3 माइनस कोस थीटा बराबर टेंजेंट होता है। देखिए हम इसमें LHS लेके चल पड़ते हैं, तो LHS में क्या होगा, जो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कोस क्यूब थीटा माइनस का कोस थीटा। देखिए ऊपर से साइन कॉमन ले लीजिए, नीचे से कोस, तो ऊपर से साइन कॉमन आया तो अंदर बचा 1 माइनस 2 साइन क्यूब स्क्वायर बचेगा, क्योंकि एक बाहर ले लिया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे बच जाएगा हमारे पास थीटा कॉमन ले लेते हैं तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए साइन बाई कोस ये तो हमारा हो जाएगा टेंजेंट थीटा। अब ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 बाहर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा टेंजेंट थीटा बाहर, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको सोल्व करते हैं तो टेंजेंट थीटा ऐसे कैसा, ये आ जाएगा माइनस का 1 और ये प्लस का, ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और डिवाइड में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इससे कट जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा, टेंजेंट थीटा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है। क्वेश्चन है वो देखिए, वो लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी भी लेके चलते हैं। ये है हमारे पास 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए। जब इसका करते हैं तो हर का परिमेयकरण करते हैं हम, हर का परिमेयकरण, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, क्योंकि हर के परिमेयकरण में जो हर होता है उसका बीच का निशान चेंज करके उसी से गुणा उसी से भाग कर देते हैं। तो यहां करते हैं, लिखते हैं हर का परिमेयकरण, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए की गुणा 1 प्लस साइन ए से करेंगे 1 प्लस साइन ए की शक्ति 2, और नीचे आ जाएगा कि a माइनस बी, ए प्लस बी, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इनको अलग अलग कर लेते हैं, वर्गमूल इनका 1 प्लस साइन ए पूरे का वर्ग, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वो होता है कोस स्क्वायर ए उसका वर्ग, वर्ग से वर्गमूल ऊपर भी कटा और नीचे भी कटा, ये बच गया हमारा 1 प्लस साइन ए और नीचे बचा कोस ए। तो अलग अलग के नीचे ले जाएंगे, 1 बाई क्या आ जाएगा, कोस ए प्लस साइन ए बाई कोस ए, 1 बाई कोस सीकेंट ए और साइन बाई कोस टेंजेंट ए होता है, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है। ये जो हमारे पास प्रश्न है 31वां, वो कहता है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कुल पेनों की संख्या,
12 खराब प्लस 132 अच्छे, कुल मिलाकर कितने हुए? ये हो गए हमारे 144 पेन। ठीक है, अच्छे पेन कुल पीओ हो जाएगा अच्छे पेन आने की प्रायिकता वो क्या होगा? कुल अच्छे पेन, कुल पेन, यानी कि 132 भाग 144 काट दीजिए। ये ऊपर आ जाएगा 6 6 66 और नीचे आ जाएगा 7 2, फिर 3 3 और फिर ये आ जाएगा 3 और यहाँ 6, फिर ये 3 पे कट जाएगा, ऊपर 11 नीचे 12, 11/12 हमारा आंसर आ जाएगा।